विधानसभा चुनाव हार कर भी केशव प्रसाद मौर्य का फिर से उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस बात के संदेश दे दिए गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में कुशवाहा समाज का एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुका है और वह भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर भी है। तथा अब अगर केशव प्रसाद मौर्य को किनारे किया जाएगा तब सीधे तौर पर इस समाज के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भली भांति समझता है। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसे इतनी बड़ी हार के तौर पर नहीं देख रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं वह क्षेत्र सामाजिक समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य यह सब कुछ जानते हुए भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो अपने आप में बड़ी बात थी। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस बार अपने मंत्रिमंडल में उन सदस्यों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लायक है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता इलेक्शन शो। उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार मंत्रिमंडल में दर्जनों बदले हुए चेहरे नजर आएंगे और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 1 दर्जन मंत्री तो अपना चुनाव ही हार गए हैं। जो मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं उनमें से कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनकी फिर से सरकार में वापसी होगी। वहीं 3 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे पार्टियों का झंडा उठा लिया था और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कुशवाहा समाज के मतदाताओं को काफी हद तक संभाला गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुशवाहा समाज को दिखाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े चेहरे थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। अब कुल मिलाकर सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सुनिश्चित हो चुकी है कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करना है। अगर वाकई में देखा भी जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़ी जाति के मतदाताओं को गोलबंद करने में अहम योगदान रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों को गिनाया गया और खासकर कुशवाहा समाज के अंदर यह संदेश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनका नेता अभी भी मौजूद है। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है और चाहे पार्टी में उन्हें कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता करना नहीं चाहती है। मतलब कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस बात को लगभग फाइनल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह फैसला लिया जा चुका है कि केशव प्रसाद मौर्य की फिर से सरकार में वापसी होगी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो इन निषाद पार्टी की तरफ से भी एक विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। मतलब कि अंदरूनी तौर पर सरकार की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होता है यह तो आने वाले चंद दिनों में सबको मालूम पड़ जाएगा। वैसे पिछली बार की तरह ही इस बार भी मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का ख्याल जोर शोर से रखा जाएगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उत्साहित है। मतलब कि नई सरकार का जो गठन होगा उसमें जो मंत्री बनाए जाएंगे उनके भरोसे आगामी लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। अगली जाति से लेकर पिछड़ी जातियों तक का एक ऐसा जोड़ बनाने की कोशिश है जो आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। बाकी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को लेकर अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा है और इस बात की चर्चा भी एक तरफ चल रही है कि इस बार दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं शॉर्ट्स की तरफ। आज इन शॉर्ट्स में पहली खबर, उत्तर प्रदेश में जो नए विधायक चुने गए हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था कर दी गई है और 403 नए विधायकों को आवास उपलब्ध भी करा दिया गया है। सत्ताधारी पक्ष की तरफ से जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है उनके लिए भी बंगला तैयार किया जा चुका है और बस मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। नए मंत्रियों को गाड़ी देने से लेकर अन्य प्रकार की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि अगर गाड़ियों की कमी हो जाएगी तो फिर सरकार की तरफ से कुछ गाड़ियों को किराए पर भी लिया जाएगा और उसे उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अभी तक मौजूदा सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी अपना आवास खाली नहीं किया गया है।
और वह अभी तक उसी आवास में है और वे इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार में उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की नई सरकार में उन्हें फिर से जो इस समय मंत्री है अगर मंत्री बना दिया जाता है, तब वे जिस आवास में मौजूदा समय में रह रहे हैं उसी आवास को फिर से उनके लिए आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा तब फिर उन्हें अपना आवास छोड़कर जाना होगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में राज्य के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर हम तैयारी की बात करें तो लगभग 70,000 भीड़ को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की जा रही है तथा इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के लिए भी व्यवस्था की जाए। अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो फिर उम्मीद जताई जा रही है कि यह संख्या लाखों के पार भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नेताओं को निर्देश दिया गया है कि अगर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ही होना चाहिए। बाकायदा जिला स्तर पर एक पत्र जारी किया गया है जो तमाम जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके पास पहुंचाया गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में आना है उनके लिए जिले स्तर पर ही निमंत्रण पत्र की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी विधायक हैं वह अपने साथ अपने परिवार वालों को लेकर भी आएंगे और उसके लिए भी तैयारी की गई है तथा विधायकों के साथ उनके खास समर्थक भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वह फिर से अपने पुराने समीकरण पर वापस लौट रही है। मतलब कि समाजवादी पार्टी फिर से अब यादव और मुस्लिम गठजोड़ को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा कर रही है और उसको लगता है कि फिर आने वाले समय में यही गठजोड़ उसे सत्ता तक पहुंचाएगा। दरअसल विधान परिषद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 21 यादव समाज से आने वाले नेताओं को मैदान में उतारा गया है, जबकि इसके मुकाबले 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गायत्री प्रजापति जो पूर्व में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं और मौजूदा समय में जेल में बंद हैं, उनकी बहू शिल्पी प्रजापति को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात पर सवाल भी उठाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने शिल्पी प्रजापति को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब आते हैं चौथी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक मुस्लिम महिला की तरफ से अपने परिवार वालों पर यह आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जब परिवार वालों को पता चला कि उसकी तरफ से विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया है तब उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि उजमा अंसारी नाम की इस महिला को सिर्फ इसलिए उसके घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त उसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है और उस महिला के आरोप पर पूछताछ की जा रही है। महिला ने अभी बताया है कि उसे बार बार तलाक की धमकी दिलवाई जा रही है और उससे पूछा गया था कि उसने वोट किसको दिया, तब उस महिला ने जवाब दे दिया था कि जिसने 3 तलाक को खत्म किया है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की तरफ उस महिला ने इशारा कर दिया था। महिला का यह भी कहना है कि उसके भाई की हत्या की बार बार धमकी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस की तरफ से मामला भी दर्ज किया जा चुका है। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। कुछ दिन पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफी बवाल मचा था और आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि किसी भी कॉलेज में या विद्यालय में हिजाब पहनकर जाना जरूरी नहीं है और यह इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अब जिन जजों ने इस मामले पर फैसला सुनाया उनको लेकर खबर है कि उन सारे जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यह फैसला कर्नाटक सरकार की तरफ से तब लिया गया है जब लगातार उन जजों को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें मार दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार के मुख्य न्यायाधीश के पास भी यह धमकी दी गई थी और कहा गया था कि वे कहां टहलने जाते हैं इस बात की उनको जानकारी है और जिन्होंने धमकी दी थी उन्होंने कहा था कि उन्हें मार देंगे। अब कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बाकायदा इन सभी जजों को जो इस फैसला सुनाए जाने के पैनल में मौजूद थे उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लगातार इस प्रकार के मामले भी सामने आ रहे हैं जहां जजों को धमकाया जा रहा है और लगातार मिल रही धमकी के मद्देनजर ही उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि आखिरकार धमकी देने वाले लोग कौन है जिनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से उच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया है तो आप भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर उच्च न्यायालय के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाइए और उसके फैसले का इंतजार कीजिए, न कि आप इस लोकतंत्र में जज को ही मारने की धमकी दीजिए।
अब आते हैं अपने कार्यक्रम के सबसे आखिरी सेगमेंट पर, जो है नसीहत। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। मतलब कि उनका कहना है कि जो लोग महान होते हैं वो विनम्र भी होते हैं। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।